नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं पंचांग की दुनिया में, जो कि समय को मापने का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। तो इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का ये स्टडी मटेरियल। चलिए इसी के सहारे इस फैसिनेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पंचांग शब्द का मतलब क्या है। देखिए, ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है, पंच यानी पांच और अंग मतलब हिस्से। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ पांच अंग। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरा सिस्टम पांच मूल चीजों पर टिका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 5 अंग हैं क्या? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला अंग है तिथि। अब ये तिथि क्या है? इसे आप एक लूनर डे या चंद्र दिवस कह सकते हैं। अगर टेक्निकली समझें तो ये वो समय है जिसमें सूरज और चांद के बीच का जो एंगल है वो 12 डिग्री बढ़ जाता है। और यहां पर गणित कितना सटीक है देखिए। एक चंद्र महीने में कुल 30 तिथियां होती हैं और हर तिथि 12 डिग्री की होती है। तो 30 को 12 से गुणा करने पर हो गए पूरे 360 डिग्री, यानी एक पूरा खगोलीय चक्र। दूसरा अंग है वार। ये तो हम सब जानते हैं, मतलब हफ्ते के 7 दिन, रविवार से लेकर शनिवार तक। ये पंचांग का सबसे सीधा और सरल अंग है। और ये जो 7 वार हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये हमारे आज के वीकली साइकिल का आधार हैं। ये दिखाता है कि कितनी पुरानी खगोलीय समझ आज भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब तीसरे अंग की बात करते हैं, जो है नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? आप इन्हें आसमान के अलग अलग हिस्से या सेक्टर समझ सकते हैं। जैसे जैसे चांद अपनी यात्रा करता है, वो इन 27 अलग अलग सेक्टरों से गुजरता है और हर सेक्टर एक नक्षत्र कहलाता है। संस्कृत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, नक्षरति इति नक्षत्रम। इसका मतलब है जो स्थिर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही नक्षत्र है। मतलब ये आसमान में तारों के वो समूह हैं जो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। हाँ, तो ऐसे कुल 27 नक्षत्र हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, और ये लिस्ट रेवती तक जाती है। हर एक का अपना नाम है, अपनी पहचान है, जो मिलकर आसमान का एक पूरा नक्शा तैयार करते हैं। चौथा अंग है योग। अब ये वो आसन वाला योग नहीं है। ज्योतिष में योग एक खास समय को कहते हैं। इसे सूरज और चांद की पोजीशंस को जोड़कर कैलकुलेट किया जाता है। कुल मिलाकर 27 योग होते हैं। जी हाँ, जैसे 27 नक्षत्र हैं, वैसे ही 27 योग भी हैं। हर योग 13 डिग्री और 20 मिनट तक का होता है। इनके नाम भी काफी अलग हैं, जैसे विषुकुंभ और वैधृति। ये कैलेंडर में एक और परत जोड़ते हैं। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी अंग पर, जो है करण। ये बहुत सीधा है। करण एक तिथि का आधा हिस्सा होता है। मतलब हर एक तिथि या चंद्र दिवस को 2 करणों में बांटा जाता है। करण भी आप देखिए 2 तरह के होते हैं। कुल 11 करण हैं। इनमें से 7 चर या मूवेबल करण हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, और बाकी 4 स्थिर यानी फिक्स्ड करण हैं, जो महीने में सिर्फ एक बार ही आते हैं। तो ये थे पंचांग के 5 अंग। लेकिन ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान और एक लंबा इतिहास भी है। चलिए अब उसी पर एक नजर डालते हैं। इतिहास में अगर हम देखें तो पंचांग बनाने के 3 बड़े स्कूल या पक्ष रहे हैं। पहला है सौर पक्ष, जो सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है आर्य पक्ष, जिसे आर्यभट्ट प्रथम से जोड़ा जाता है। और तीसरा है ब्रह्म पक्ष, जो ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुट सिद्धांत पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं कि पंचांग का विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल में यह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों पर आधारित था। फिर मध्यकाल में वराहमिहिर जैसे खगोलविदों ने इसे और विकसित किया, और आज़ादी के बाद 1957 में भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड राष्ट्रीय पंचांग जारी किया, ताकि पूरे देश में एक रूपता आ सके। ठीक है, इतिहास और विज्ञान तो समझ लिया, पर आज की तारीख में पंचांग की क्या उपयोगिता है? ये आज भी इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, पंचांग का इस्तेमाल कई जरूरी चीजों के लिए होता है। सबसे पहले तो व्रत और त्योहारों की सही तारीखें इसी से तय होती हैं। फिर शादी ब्याह या घर खरीदने जैसे बड़े कामों के लिए शुभ मुहूर्त निकालने में ये काम आता है। जितने भी संस्कार होते हैं उनके लिए भी पंचांग देखा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, खेती किसानी में भी इसका एक रोल रहा है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है,
आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारे पास घड़ियां हैं, स्मार्टफोन्स हैं, क्या समय को मापने का ये सदियों पुराना तरीका आज भी उतना ही मायने रखता है? एक सोचने वाली बात है ना?